हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द रीसेंट प्रोटेस्ट जो अभी नेपाल में जो चल रहे हैं एंड उसका इम्पैक्ट जो है वो इंडिया पे क्या हो सकता है, प्लस कैसी पॉलिसी इंडिया को अडॉप्ट करनी चाहिए टुवर्ड्स द नेपाल। तो इसको हम एक बार ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले जो है कि जो प्रोटेस्ट का जो रीजन था वो क्या था कि जो बहुत टाइम से जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हर साल 2 साल में जो है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का चेंज हो जाना, ठीक है। इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं है वहां पे, ब्रेन ड्रेन जो है वो हो रहा है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हुई। लेकिन जो इसमें ट्रिगरिंग मैकेनिज्म था वो था बैन ऑन द इंटरनेट, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा हंगामा वहां पे हो गया। तो लोग जो है वो जेनजी की जो बात करते हैं वो लोग स्ट्रीट्स पे आ गए और उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह किए, हल्ला वगैरह किया, जो आप सभी लोग जो है आजकल वीडियोज या टीवी पे देख रहे हो, ठीक है। सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पे प्रॉब्लम किसकी है। यहाँ पे प्रॉब्लम है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, ठीक है। कि बार बार गवर्नमेंट का चेंज होना, 30 लीडरशिप चेंज, मतलब 30 टाइम्स लीडरशिप में चेंज होना, दैट इज नॉट अ गुड साइन फॉर अ डेमोक्रेसी, ठीक है। और इसीलिए जो है इसको क्या बोला गया, दुनिया की सबसे ज्यादा अनस्टेबल डेमोक्रेसी, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे हर साल 2 साल में यहाँ पे लीडर्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। और रीजन क्या था कि फेल्ड प्रोमिसेस। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनता था, जो वो अपने मैनिफेस्टोज में देते थे कि हम लोग जो है दिस विल बी ट्राई टू ब्रिंग आउट, तो वैसी पॉलिसीज को जो प्रॉमिस करते थे वो फॉलो नहीं करना, ठीक है। जो प्रॉमिसेस वो करते थे उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट हो गई। अगर हम इकोनॉमिक स्फेयर की बात करें तो यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था दैट वाज अबाउट 12.5%, ठीक है। उसके बाद यूथ का जो है वो क्राइसिस था कि सबसे ज्यादा जो है वो यूथ जो है यहाँ पे क्या हो रहा था कि ब्रेन ड्रेन हो रहा था, क्योंकि लोग बाहर की तरफ जा रहे थे। क्यों? क्योंकि आपकी होम कंट्री में देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट, देन द youth जो है it is shifting towards the other countries, then inequality in the wealth is there, inequality in the education is there, ठीक है। inequality by the geography की कुछ लोग जो प्लेन एरियाज में रहते थे वही ज्यादातर एक्सेस कर पाते थे, एंड द हिली एरियाज वाले जो थे वो थोड़ा पीछे रहते थे, या दूसरी जो माइनॉरिटी कास्ट होती थी एजुकेशन में वहां पे जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है। देन उसके बाद जो है यहाँ पे एक और बात करते हैं कि यहाँ पे नेपोटिज्म की अगर हम बात करें कि जैसे देखो, अनएम्प्लॉयड जो यूथ है वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था कि जो जितने भी जो ये टॉप के लीडर्स थे, इनके जो बच्चे थे जिनको नेपो किड्स बोला गया, ये बहुत एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो यहाँ पे जी रहे थे, जिसकी वजह से जो आम जनता थी उनको प्रॉब्लम हो रही थी कि वो बेचारे जो है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए सफर कर रहे हैं। एंड ये जो बड़े बड़े लीडर्स हैं इनके बच्चे जो हैं ये एक लेविश लाइफस्टाइल जी रहे थे। तो दिस वाज आल्सो प्रॉब्लमैटिक। इससे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से मास माइग्रेशन हुई और रेमिटेंस पे डिपेंडेंट बन गई नेपाल की इकोनॉमी। रेमिटेंस डिपेंडेंसी मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल मोस्टली जो फैमिलीज थी वहाँ के जो यूथ था या वहाँ के जो लोग थे वो आगे पीछे की कंट्रीज में चले गए काम करने की, जैसे कि इंडिया, गल्फ कंट्रीज में चले गए। वहां पे फिर वो जो कमाई करते थे फिर वहां से जो है सेविंग्स अपनी करके वो नेपाल में जो है वो पैसे भेजा करते थे। ठीक है। तो उनका खर्चा जो था अब उन्हीं लोगों पे डिपेंड करता था। तो जब उन्होंने इंटरनेट बैन किया तो वो रेमिटेंसेस आना जो था वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता। फिर जो लोग उनके बाहर रह रहे हैं, दूसरी कंट्रीज में रह रहे हैं, उनके साथ बात करना वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट। इसीलिए जो प्रॉब्लम है, आप खुद सोचो, अगर आज इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या आप लोग जो है कैसे सरवाइव करोगे? क्योंकि आज के पहले जमाने में लोग करते थे, लेकिन आज के टाइम पे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिव विदाउट इंटरनेट। किसी के बच्चों को पढ़ाई करनी है, कोई लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो आजकल डिपेंडेंसी इंटरनेट पे बहुत ज्यादा है। इसको शट डाउन करना इज ट्रिगरिंग दीज प्रोटेस्ट। हाँ, यहाँ पे बताया कि इकोनॉमिक डिपेंडेंसी देखो, 33% जो है नेपाल की जीडीपी में रेमिटेंसेस का रोल जो था। फिर उसके बाद देखो, फोर्थ मोस्ट रेमिटेंस डिपेंडेंट कंट्री है ये। इससे क्या हुआ, एक विशियस साइकिल क्रिएट हो गया कि जॉब्स नहीं हुई, लोग छोड़ के चले गए, और उसके बाद फॉरेन अर्निंग्स पे वो डिपेंड रहने लगे, और गवर्नमेंट पे भी प्रेशर आ रहा था कि डोमेस्टिक इकोनॉमी को जो फिक्स किया जाए, क्योंकि कितनी देर तक वो रेमिटेंसेस पे डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये क्या, इससे क्या हुआ कि अगेन जेनजी वर्सेस नेपो किड्स की प्रोटेस्ट, मतलब जो क्या बोलते हैं इनको, जो आम जनता थी दे गॉट फ्रस्ट्रेटेड, दे वर अनएम्प्लॉयड। लेकिन जो पॉलिटिकल इलीट, जो नेपो किड्स थे, ये लोग काफी ज्यादा एक लेविश लाइफस्टाइल जी रहे थे, ठीक है। इसकी वजह से जो है एंगर जनरेट हुआ और ये प्रोटेस्ट जो है ये स्टार्ट हुए, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस कि जो क्राइसिस जो है नेपाल में, इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या हो सकता है। देखो,
सबसे पहले क्या होगा कि एक स्ट्रैटेजिक और अगर हम जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करें, बिकॉज़ ऑफ दैट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द नेपाल, चाइना विल सी इट एज़ अ अपॉर्च्युनिटी, ठीक है? इंडिया कैन आल्सो सी इट एज़ एन अपॉर्च्युनिटी, लेकिन इंडिया को यहाँ पे बिग ब्रदर वाला रोल जो है वो प्ले नहीं करना है। इस तरीके से इंडिया को यहाँ पे एक्ट करना है, क्योंकि अगेन नेपाल जो है वो हमें एक्यूज़ करता है कि इंडिया जो है वो बिग ब्रदर की तरह इंटरफेयर करता है हमारी पॉलिटिक्स में। तो वे इस तरीके से नहीं, हमें यहाँ पे एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी जो है वो अपनानी चाहिए। रादर इंडिया को जो है वो के साथ जो है बात करनी चाहिए। सपोर्ट जो है वो शो करना चाहिए। रादर एक जो डोमिनेंस जो है वो उसको शो नहीं करना चाहिए, ताकि वो जो नेपाल के जो लोग हैं उनको ये ना लगे कि इंडिया जो है यहाँ पे डोमिनेंस शो कर रहा है, ठीक है? चाइना जो है वो यहाँ पे क्या कर सकती है, ये जो वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट होगा पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से, वहाँ पे चाइना विल इंटरफेयर और वो अगेन इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड करेगी, जो वो ऑलरेडी नेपाल को प्रोवाइड करती आ रही है थ्रू बीआरआई। जब नेपाल को चाइना से फंड्स आएँगे, तो ऑब्वियसली जो नेपाल में जो डिसीजंस होंगे, मे बी दे वर मोर चाइना प्रो। तो इस तरीके से इंडिया को भी जो है वो यहाँ पे नज़र रखनी चाहिए और एक प्रॉपर जो पॉलिसी जो है, एक फ्रेमवर्क यहाँ पे जो है वो रखना चाहिए कि वो किस तरीके से जो है नेपाल के साथ डील करेगा, ठीक है? देन उसके बाद आ जाता है कि यहाँ पे हाँ, इरोजन भी हो सकता है कि इंडिया का जो ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस जो है वो नेपाल के साथ जो है, क्योंकि हमारा बहुत टाइम से नेपाल के साथ रिलेशनशिप है, शेयर्ड कल्चर है, ओपन बॉर्डर्स हैं, डीप पीपल टू पीपल टाइज़ भी हैं। तो इस चीज़ को हमें बरकरार रखने के लिए जो है एक प्रोएक्टिव पॉलिसी जो है टुवर्ड्स नेपाल जो है, वो लानी चाहिए, या उनसे कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करनी चाहिए। सेकंड आ जाता है हमारे पास कि सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस क्या है, कि देखो, अभी वहाँ पे प्रोटेस्ट हैं, हालत बहुत ज़्यादा खराब है, बॉर्डर जो है वो ओपन है, तो जो है इल्लीगल एक्टिविटीज़ वहाँ से हो सकती हैं, टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन जो है वो हो सकती है। जो आईएसआई पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं, दे कैन केम टू इंडिया थ्रू द नेपाल बॉर्डर्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो वहाँ पे हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो स्पिल ओवर ऑफ इंस्टेबिलिटी होगा, जो बॉर्डर के पास जो इंस्टेबिलिटी होगी, वो स्टेट्स में जो नियर बाय स्टेट्स होंगी, वहां पे जो है वो स्प्रेड करेंगी। तो इस चीज को जो है वो ध्यान में रखा जाए कि वहां पे जो सिक्योरिटी चेक्स हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग किए जाए, प्रॉपर जो है आईडी कार्ड्स के साथ ही लोगों को वहां पे छोड़ा जाए, और कोई भी अगर सस्पिशियस पर्सन दिखता है तो उसको डिटेन किया जाए। देन अगर हम इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल इम्पैक्ट की बात करेंगे, ठीक है, हाइड्रो पावर और एनर्जी सिक्योरिटी पैक्ट्स जो मतलब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हम नेपाल के साथ डिस्कस कर रहे हैं एस्टैब्लिश करने के लिए, उनमें जो है रुकावट आ सकती है, जिससे इंडिया की जो हाइड्रो पावर है उस पे इम्पैक्ट हो सकता है, रिलेशंस खराब हो सकते हैं, ट्रेड जो है वो डिसरप्ट जो है वो हो सकता है, वॉलेटिलिटी हो सकती है रेमिटेंस फ्लो होने में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है, देखो, अगर रेमिटेंसेस रुक गए तो वो लोग इल्लीगल एक्टिविटीज करेंगे, इसका इम्पैक्ट इंडिया पे होगा। ऑल इन ऑल इंडिया भी जो एक सिक्योरिटी चैलेंज जो है वो फेस करेगा ही करेगा। देन उसके बाद हम सोशल और ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट की बात करें, ऑब्वियसली रेफ्यूजीज दे विल श्योरली विल क्रॉस द बॉर्डर्स, जैसे रोहिंग्यास के केस में हुआ था म्यांमार की, वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने जाके एंटर किया था। फिर लोगों का पीपल टू पीपल टाइज जो है वो खराब हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर इंडियन लोग उनको अलाउ नहीं करेंगे, पनाह नहीं देंगे, तो ऑब्वियसली दे विल नॉट फाइंड इंडियन पीपल इन अ गुड गुड रिलेशंस। तो इसीलिए जो है ये सारी इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है कि किस तरीके से हमें पॉलिसीज को फ्रेम करना चाहिए, कि प्रिंसिपल प्रैग्मेटिज्म होना चाहिए, कि सभी जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एंगेजमेंट करनी चाहिए, ठीक है? देन उसके बाद जो है हमें फोकस करना चाहिए डिलीवरी और कनेक्टिविटी पे, कि हम लोग जो है जितनी एड जो है उनकी वो कर सके, ठीक है? देन उसके बाद कनेक्टिविटी भी इंश्योर करें, वाया रोड्स, ब्रिजेस एंड हाइड्रो पावर। क्वाइट डिप्लोमेसी होनी चाहिए कि सांप मार दिया और लाठी भी ना टूटे, जिस तरीके से चाइना करता है बीआरआई के थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बहुत ही ऐसे धीरे धीरे, किसी को पता भी नहीं चल रहा बेशक वो कौन से प्रोजेक्ट्स उन पे फंड कर रहा है, लेकिन वो बीआरआई के नाम पे सब कुछ कर रहा है। तो इंडिया को भी कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि शो करे कि हाँ डिप्लोमेसी है, लेकिन बट दैट शुड नॉट बी लाउड, कि वो लोग हम पे ये नहीं ब्लेम कर सके कि इंडिया जो है वो एज़ अ बिग ब्रदर वाला कार्ड अगेन प्ले कर रहा है। फिर बॉर्डर मैनेजमेंट जो है वहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंथन करना चाहिए उसको। फिर सॉफ्ट पावर को भी जो है वो लेवरेज करना चाहिए। नेपाली स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, उनकी जेन ज़ी के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, उनकी डिमांड्स को सुन सकते हैं, या अगर हमारे इंडिया में कुछ ऑफर कर सकते हैं तो येस, श्योरली वी कैन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो भी नेपाल में जो भी क्राइसिस है, ठीक है?